हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट साइंस चैनल साइंस की पाठशाला। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको फिजिक्स के 2 चैप्टर सिखाए थे, चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और साथ में चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने वो चैप्टर मिस किए हैं तो उसकी लिंक यहाँ पे आपको आई बटन पे मिल जाएगी। साथ साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी इसकी लिंक के ऊपर आप क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हैं, सो दैट आप अपने आने वाली एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सके। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा, किसको हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस और किसको कहेंगे केमिकल चेंजेस। ये ऐसा टॉपिक है जो आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है, सो दैट अभी आपको ये पार्ट अच्छे से समझ लोगे तो रिवाइज भी हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल चेंजेस किसको कहते हैं। तो फिजिकल चेंजेस का मतलब होता है कि ऐसे चेंजेस जिसके बाद कभी भी न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। जब भी हम किसी भी 2 सब्सटेंसेस या तो उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करेंगे जिसकी वजह से कभी न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, ऐसे चेंजेस को कहा जाता है फिजिकल चेंजेस। और केमिकल चेंजेस किसको कहते हैं, जब भी सब्सटेंसेस मिक्स होती है या तो रिएक्ट होती है तो उसके बाद कोई नया ही केमिकल सब्सटेंस बनता है, ऐसे चेंजेस को कहा जाता है केमिकल चेंजेस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। फिजिकल चेंजेस के देखो अभी हम एग्जांपल देख लेंगे तो आपको जो है ये पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस। ऑब्वियसली जब आइस मेल्ट करेगा तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है। दैट मीन्स ये एग्जांपल हो गया फिजिकल चेंजेस का। साथ साथ में इवापोरेशन ऑफ वाटर, जहाँ पे वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। प्रिपेयरिंग अ सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब कि जब हम सॉल्ट को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो उससे बनता है सॉल्ट सॉल्यूशन। ये भी एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, यहाँ पे कोई नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा। साथ साथ में मेल्टिंग ऑफ वैक्स, यहाँ पे जो वैक्स है वो सॉलिड में से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। और साथ साथ में फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर जो है वो वापस से आइस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल्स थे वो थे फिजिकल चेंजेस के। साथ साथ में हम केमिकल चेंजेस के एग्जांपल देखें तो यहाँ पे क्या होगा, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, इसीलिए इसको कहा जाता है केमिकल चेंजेस। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, सॉरिंग ऑफ मिल्क, मतलब कि जब मिल्क समर के सीजन में कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में अपने आप, जिसकी वजह से उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, इसको कहा जाता है केमिकल चेंज। साथ साथ में बर्निंग ऑफ कोक हो गया, बिकॉज यहाँ पे जब भी कोक मतलब कि कार्बन जब बर्न होगा ना तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। साथ साथ में कुकिंग ऑफ फूड है, डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ये सब कुछ केमिकल चेंजेस का ही पार्ट होते हैं। अगर आपको पूछे कि डिफाइन केमिकल रिएक्शन तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब कि ऐसी प्रोसेस जहाँ पे केमिकल चेंजेस होते हैं वो प्रोसेस को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। अब हम जान लेते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो एक दूसरे के साथ मिक्स होने वाले हैं यानी कि रिएक्ट होने वाले हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो न्यूली फॉर्म्ड हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस रिएक्टेंट्स, मतलब कि रिएक्टेंट्स मिक्स होते हैं और बाद में जो न्यू केमिकल सब्सटेंस बनता है उसको कहा जाता है प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है कि कार्बन और ऑक्सीजन जो रिएक्ट करने वाले हैं, इसलिए इसको हमने कह दिया रिएक्टेंट, और एरो के बाद हम लिखते हैं प्रोडक्ट। तो जी इस यहाँ पे जो न्यू प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट है और ये है प्रोडक्ट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। कुछ हम केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें से आपको 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के बहुत सादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मतलब कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो किस तरीके से रिएक्शन होगा। तो मैग्नीशियम रिबन का जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको कई बार स्कूल में भी कराया जाता है और आपके जो टेक्स्ट बुक में फर्स्ट पेज है यहाँ पे ये एक्टिविटी के फॉर्म में भी गिवन है।
मैग्नीशियम को एक्चुअल में क्रैकर्स में यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि क्रैकर्स में से व्हाइट कलर की या सिल्वर कलर की लाइट जो है वो रिलीज होती है, प्रोड्यूस होती है, तो एक्चुअल में वो मैग्नीशियम की वजह से जो है रिएक्शन होता है। सो मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं, एक पार्ट आपको याद रखना है, बर्निंग जो है वो हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है। ऑक्सीजन जो है वो कंबशन को जो है हेल्प करता है, इसलिए आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम रिबन वाला जो एक्सपेरिमेंट है और ये जो रिएक्शन है, यहाँ पे आप मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखोगे तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो इस तरीके से रिएक्शन लिखा जाता है 2Mg प्लस O2, मैग्नीशियम के नीचे S लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, वो जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन जो है वो गैस के फॉर्म में होता है, तो उसकी वजह से हमें एक वाइट कलर का पाउडर मिलता है जिसको कहा जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये होता है सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पे एक डेजलिंग लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है, ये आपको 1 मार्क में पूछा जाता है, इसलिए इसको खास करके याद रखना। सिमिलरली हमें एक सेकेंड रिएक्शन भी देखना है जहां पे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जो है वो रिएक्ट करने वाले हैं। ये जो फॉर्मूला है वो है लेड नाइट्रेट का, ये चीज आप नोट कर लेना बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये जो है वो है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम में जो सिंबल है वो होता है K और आयोडीन के लिए जो सिंबल है वो है I, तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसका रिएक्शन होगा तो उसकी वजह से प्रोडक्ट बनता है लेड आयोडाइड। ठीक है, ये जो है उसको कहा जाता है लेड आयोडाइड PbI2 और ये है KNO3, मतलब कि पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन। अगेन यहाँ पे देखो ये दोनों जो सब्सटेंसेस है वो एक्चुअल में एक्वस फॉर्म में होते हैं। एक्वस फॉर्म का मतलब है कि यहाँ पे जो है हमने उसका सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करके रखा है। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, PbI2 रिएक्शन बनता है। ये रिएक्शन कैसे बना वो आप अच्छे से अभी समझना। यहाँ पे जो Pb है और यहाँ पे है NO3, उसको सबसे पहले आप डिवाइड करो। लेड जो है वो एक पॉजिटिव आयन है, नाइट्रेट जो है वो एक नेगेटिव आयन है, सिमिलरली पोटेशियम जो है वो पॉजिटिव आयन है और ये आयोडीन जो है वो नेगेटिव आयन है। तो इसका जो पॉजिटिव आयन है वो इसके नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा, इसलिए Pb जो है वो I के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, PbI2। आप ये सोच रहे होंगे कि आगे क्या Q2 लिखा है, यहाँ पे Q2 लिखा है, एक्चुअल में इसको कहा जाता है बैलेंसिंग, जो अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। सो इसका जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर रहा है, साथ साथ में इसका जो पॉजिटिव है मतलब कि K जो है वो यहाँ पे NO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, KNO3। इस तरीके से रिएक्शन होता है। साथ साथ में आपको ये याद रखना है कि इस रिएक्शन में एक इनसॉल्यूबल सॉलिड फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, और ये जो प्रेसिपिटेट है वो होता है येलो कलर का। आपको 1 मार्क में पूछा जाता है कि कौन सा प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो आप लोग याद रखना PbI2 जो है मतलब कि लेड आयोडाइड यहाँ पे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है वो आप अच्छे से समझना। ऐसे कौन से चेंजेस होते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमेशा कुछ ऐसे नोटिसेबल चेंजेस होते हैं जो हमें क्लियरली विजिबल होते हैं, और ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसको हम यहाँ पे अभी डिटेल में देखने वाले हैं। फर्स्ट जो नोटिसेबल चेंज कई बार केमिकल रिएक्शन में होता है दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी कई बार सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं तो उसमें से सर्टेन गैस रिलीज होती है, जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें तो Zn का मतलब होता है जिंक, आपको पता ही होगा Zn ये जो है वो जिंक का सिंबल है। H2SO4 ये क्या है, एक टाइप का एसिड जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो उससे बनता है जिंक सल्फेट। ये जो जिंक है वो इस वाले SO4 के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनाता है, और यहाँ से H2 मतलब कि हाइड्रोजन जो है वो गैस के फॉर्म में जो है रिलीज हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस जो है
वो बना हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड नोटिसेबल चेंज होता है दैट इज चेंज इन कलर। कई बार जब केमिकल रिएक्शन होता है तो सब्सटेंस इसका चेंज हो जाता है कलर। एग्जाम्पल देखें तो रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा होगा कि जो आयरन जो है वो एक्चुअल में ग्रे या तो ब्लैक कलर का होता है, लेकिन रस्टिंग की वजह से वो ब्राउन कलर में जो है कन्वर्ट हो जाता है। साथ साथ में आपने नोटिस किया होगा कि आपने अगर एप्पल को कट करके रखा है तो कुछ टाइम के बाद जो है वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा सेकेंड चेंज। साथ साथ में चेंज इन स्टेट, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कई बार जो सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं उनका स्टेट चेंज हो जाता है। जैसे कि पेट्रोल को जब आप बर्न करते हो तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। साथ साथ में इवापोरेशन ऑफ वाटर भी इसका एग्जाम्पल है। और फोर्थ जो है वो मोस्ट आईएमपी चेंज है दैट इज चेंज इन कलर। यहाँ पे जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कई बार जो है टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है। ये पार्ट आपको याद रखना है। और उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे दो टाइप के केमिकल रिएक्शन को अभी स्टडी करना है। फर्स्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड सेकेंड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो ये ऐसे टाइप का केमिकल रिएक्शन है जहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ये डेफिनेशन आप नोट कर लेना बिकॉज कई बार पूछी जाती है। सो ये ऐसे टाइप का केमिकल रिएक्शन हुआ जहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है और साथ साथ में हीट इवॉल्व होती है, मतलब कि हीट यहाँ पे रिलीज होती है। इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मान लो आपके पास एक बीकर है, वो बीकर के अंदर आपने वाटर को ऑलरेडी लेके रखा है। साथ साथ में आप जो है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जो एक्चुअल में पाउडर के फॉर्म में होता है उसको आप ऐड करते हो। तो जब भी कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पे वाटर रिएक्ट करते हैं तो उसकी वजह से फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लाइम वाटर भी कहा जाता है। और अगर आप कुछ देर के बाद ये बीकर को आप टच करने का ट्राई करोगे ना तो आपको ये बीकर जो है वो वार्म फील होगा, मतलब कि इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? बिकॉज यहाँ पे हीट रिलीज होती है। तो ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल जो आपको पूछा जाता है। ये एक ऐसा रिएक्शन है ना, वो आप केमिस्ट्री में मतलब कि चैप्टर 1, 2 और 3 स्पेसिफिकली यहाँ पे बहुत बार देखने वाले हो। तो हो सके तो ये रिएक्शन को अभी से ही याद रख लो। जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ साथ में हीट रिलीज होती है और ये रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है बिकॉज हीट जो है वो यहाँ से रिलीज होती है। एक और एग्जाम्पल जो हमने थोड़ी देर पहले देखा ना, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल था। जब भी जिंक के ग्रेन्यूल्स किसी भी एसिड के साथ, जैसे कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें पता है कि क्या रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस, साथ साथ में बनता है जिंक सल्फेट और यहाँ पे हीट रिलीज होती है। दैट मीन्स ये अगेन हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब हम कुछ ऐसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल देखने वाले हैं जो आपको डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ मीथेन गैस। ये जो CH4 है ये एक्चुअल में मीथेन का केमिकल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ऑब्वियसली जब हम मीथेन को बर्न करेंगे तो हमने पहले डिस्कस किया, साथ में क्या लिखना पड़ेगा, ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा। तो जब मीथेन गैस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है और वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में रिलीज होगा और साथ साथ में यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। इसलिए ये एग्जाम्पल हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है इसको आप मोस्ट IMP मार्क करो। आपको गिव रीजन में पूछा जाता है कि वाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये पार्ट जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो पार्ट आपको जो है वहां पे लिखना रहेगा। आप लोगों को पता है कि हम जब भी फूड को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि राइस है, व्हीट है, ब्रेड है या पोटैटो है, उन सब के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट। जब भी डाइजेशन प्रोसेस होती है
तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपल सब्सटेंस दैट इज ग्लूकोज। ये पार्ट आपको याद रखना है। जो भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है व्हीट से, राइस से, पोटैटो से, उन सब का ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपल सब्सटेंस, और वो सिंपल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज। ये पार्ट आप याद रखना। और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। जब भी हम रेस्पिरेशन करेंगे तो क्या होगा? हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आएगा, तो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो आता है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमारे बॉडी में से रिलीज होती है। आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में देखा होगा, हमारे बॉडी के अंदर आता है ऑक्सीजन और रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। साथ साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है और साथ साथ में एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसको कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो मैंने आपको पार्ट एक्सप्लेन किया वो आपको कई बार गिव रीजन में पूछा जाता है, इसको मोस्ट IMP मार्क करना। और लास्ट एग्जांपल है दैट इज रॉटनिंग ऑफ वेजिटेबल मैटर। मतलब कि आपने देखा होगा कि जो फूड है या वेजिटेबल्स हैं वो कुछ टाइम के बाद सड़ जाते हैं, तो ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। अब हम डिस्कशन करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कंप्लीटली ऑपोजिट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? तो सबसे पहले टेम्परेचर डिक्रीज होगा और साथ साथ में हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। सो ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक चीज आप नोटिस करना, जब भी हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखा था ना तो वहां पे राइट हैंड साइड पे हीट लिखा था, लेकिन जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो क्या होता है? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो हीट आती है। इसका कॉमन एग्जांपल क्या हुआ? तो जब भी नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है और अब जब हम उसमें हीट ऐड करते हैं तो उससे बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये रिएक्शन जो है वो आपको याद रखना है। साथ साथ में कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगे ना तो वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। जब भी आप बीकर में टच करोगे तो वहां पे जो है आपको थोड़ा सा कूल फील होगा। कौन से सॉल्ट्स हैं? तो सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट को जब भी हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे और सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएंगे और बाद में थर्मोमीटर से अगर हम टेम्परेचर को चेक करेंगे ना तो आपको जो है टेम्परेचर थोड़ा सा कम मिलेगा पहले के कंपैरिजन में, बिकॉज ये जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। साथ साथ में सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड, ये कुछ ऐसे सॉल्ट है जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बाद में क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में, जहां पे आपको डेफिनेटली 2 मार्क्स से लेके 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमें बैलेंसिंग के क्वेश्चंस करने हैं। बैलेंसिंग क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, वो अभी हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। तो केमिकल इक्वेशन जो है एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का यूजिंग सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अभी तक हमने यहाँ पे देखा था, आपने देखा होगा कि Mg+O2 हमने क्या लिखा था? MgO लिखा था, याद है? तो एक्चुअल में हम क्या लिख रहे थे? ये एक केमिकल इक्वेशन ही लिख रहे थे, जहाँ पे हमने सब्सटेंसेस का जो है केमिकल सिंबल और केमिकल फॉर्मूला यूज किया था, और उसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। और ये जो केमिकल इक्वेशन है ना वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं? ये पार्ट आप अच्छे से समझ लेना। ऐसे टाइप का केमिकल इक्वेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम्स किसी भी एलिमेंट के राइट हैंड साइड पे, मतलब कि जो प्रोडक्ट होता है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ इक्वल नहीं होते हैं, ऐसे टाइप के केमिकल इक्वेशन को कहा जाता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो एटम्स है वो राइट हैंड साइड पे एटम के साथ इक्वल नहीं है, दोनों अनइक्वल है, तो उसको हम कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन याद रखना है, हमारे पास है नाइट्रोजन गैस, दूसरी है हाइड्रोजन गैस। ये जब मिक्स होती है तो उससे बनता है एमोनिया। यहाँ पे अगर हम देखें
सो नंबर ऑफ एटम सबसे पहले हमें काउंट करने हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं और राइट हैंड साइड पे कितने हैं किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के। अगर हम नाइट्रोजन के देखें तो यहाँ पे देखो N के साथ 2 लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पे नाइट्रोजन के रिएक्टेंट में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 लेफ्ट हैंड साइड पे। हाइड्रोजन के कितने हैं, तो अगेन हाइड्रोजन के साथ 2 लिखा है, मतलब कि यहाँ पे भी 2 एटम्स हैं। अब हम राइट हैंड साइड पे देखते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट वाली साइड पे। सो प्रोडक्ट वाली साइड पे देखो नाइट्रोजन के साथ कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स हम काउंट करेंगे 1। और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3, मतलब कि हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, 3। तो यहाँ पे आप नोटिस करना, लेफ्ट हैंड साइड पे नाइट्रोजन के 2 है, राइट हैंड साइड पे 1 है। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन के राइट हैंड साइड पे 3 है। तो जब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होते, ऐसे टाइप के केमिकल इक्वेशन को कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। साथ साथ में आप ये चीज़ याद रखना, इसको स्केलेटल इक्वेशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये 1 मार्क्स में आपको कई बार पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, ये पार्ट आप नोट करना। जो भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं रिएक्टेंट के, वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पे जितने एटम्स हैं उतने ही एटम्स होते हैं राइट हैंड साइड पे। आपने देखा था कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता था, दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम्स थे वो इक्वल नहीं थे, यहाँ पे वो इक्वल होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका हम एग्जांपल देखें तो हमने ये रिएक्शन देखा था कि Zn जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो ZnSO4 प्लस H2 बनता है। और यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करें सबसे पहले Zn के, तो यहाँ पे Zn देखो 1 है, यहाँ पे भी Zn के साथ कोई नंबर नहीं है, मतलब कि 1, दोनों तरफ 1 1 एटम्स है। सिमिलरली हाइड्रोजन को देखो तो हाइड्रोजन यहाँ पे H2 लिखा है, यहाँ पे भी H2 लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है। यहाँ पे नोटिस करो सल्फर, सल्फर कोई नंबर नहीं लिखा, दैट मीन्स सल्फर के भी 1 1 एटम है। और ऑक्सीजन के बाद 4 लिखा है, यहाँ पे O के बाद 4 लिखा है, मतलब कि ऑक्सीजन के 4 एटम्स है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उसके नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड पे, मतलब कि रिएक्टेंट में और साथ साथ में प्रोडक्ट में देखे कैसे है, इक्वल, इसलिए इसको कहा जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन ये 1 मार्क में पूछा जाता है कि हमें क्यों बैलेंस करना है किसी भी केमिकल इक्वेशन को, तो आंसर क्या लिखोगे, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो रिएक्टेंट का मास है वो हमेशा राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट के साथ हमेशा इक्वल होता है। ये किससे पता चलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू। इसलिए हम यहाँ पे जो है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आपको जो है क्वेश्चन में अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया होता है, उसको बैलेंस करने के लिए कहा जाता है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स से लेके 2 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है और वो क्वेश्चन को अभी हम डिस्कस करते हैं। अब हम बैलेंसिंग के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमको यहाँ पे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया होगा, उसमें से हमें वो इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये जो क्वेश्चन है वो आपको एनसीईआरटी में भी पूछा हुआ है। नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। देखो बैलेंसिंग के क्वेश्चन से पहले आपको जो है सारे जितने भी सब्सटेंसेस है, रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट्स हैं, उन सब के केमिकल सिंबल्स पता होने चाहिए। अगर आपको केमिकल सिंबल्स और फॉर्मूला पता नहीं है तो आप बैलेंसिंग का क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। नाइट्रोजन जो है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, N2, ये पार्ट आपको याद रखना है। हाइड्रोजन जो है वो उसके साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन का भी केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं तो उससे प्रोडक्ट बनती है एमोनिया, जिसको हम क्या कहते हैं, NH3। अभी तक अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको अभी से याद कर लो। सो यहाँ पे हम नोटिस करो कितने नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पे और कितने राइट हैंड साइड पे हैं। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के साथ 2 लिखा है, मतलब कि 2 एटम है। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखोगे तो नाइट्रोजन के पास कोई नंबर नहीं लिखा है, मतलब कि यहाँ पे 1 ही एटम है।
साथ साथ में आप हाइड्रोजन के पास देखो तो हाइड्रोजन में लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ 3 लिखा है तो यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे इक्वल एटम्स नहीं है। दैट मीन्स ये कैसा हो गया, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। अब हम इसको बैलेंस करने का ट्राई करेंगे। ये मेथड जो है वो आप अच्छे से देखना और समझ भी लेना, बिकॉज डेफिनेटली इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आप लोग जो है वो नाइट्रोजन को बैलेंस करने का ट्राई करना। हमेशा जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम लास्ट में बैलेंस करते हैं। ये कोई रूल नहीं है, लेकिन अगर आप इस मेथड को फॉलो करोगे तो आपका जो आंसर है वो बहुत फास्ट आ जाएगा। अभी हम सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करने का ट्राई करेंगे। और एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, बैलेंसिंग के टाइम पे जब भी हम नंबर्स लिखेंगे तो वो हमेशा मल्टीप्लाई में ही लिखा जाता है। ये चीज आप याद रखना। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 1 है। तो मुझे यहाँ पे दोनों को इक्वल करना है। कैसे इक्वल कर सकता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। तो मेरे को यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 2 मल्टीप्लाई करना है। तो राइट हैंड साइड पे जहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसके यहाँ पे आपको 2 लिख देना है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। यहाँ पे मैं नीचे 2 नहीं लिखूंगा, कहाँ पे लिखना है, हमेशा मल्टीप्लाई में 2 लिखना है। इसकी वजह से क्या होगा ये चीज देखना, जब भी आप किसी एक एलिमेंट को बैलेंस करने का ट्राई करोगे ना तो दूसरा अनबैलेंस्ड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, इसकी वजह से ये जो 2 है ना वो हाइड्रोजन के साथ भी काउंट किया जाता है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट मीन्स जो हाइड्रोजन पहले यहाँ पे 3 थे, अब वो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 × 3 मतलब कि 6 हो चुके हैं। ये चीज आप ध्यान रखना। अब देखो हाइड्रोजन 6 हो चुके हैं और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो मेरे को अब यहाँ पे 6 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये देखो अपने आप बाद में बैलेंस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे देखो 3 लिख दूंगा तो ये हो जाएगा बैलेंस। सो इस तरीके से जो है वो बैलेंस किया जाता है। तो आपका ये जो इक्वेशन मिला वो बना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। Fe का मतलब होता है आयरन, HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब कि जब भी आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उससे मिलता है FeCl2, मतलब कि यहाँ पे बना आयरन क्लोराइड और यहाँ पे आपको मिला हाइड्रोजन गैस। अब इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, राइट हैंड साइड पे कितने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आयरन के देखेंगे Fe एटम के, तो यहाँ पे 1 है। ये देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो बनता है हाइड्रोजन से और क्लोरीन से, तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन सेपरेटली लिख दिया है। राइट हैंड साइड पे Fe के देखोगे तो 1 है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन का 1 है, लेकिन राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन 2 है। क्लोरीन यहाँ पे देखोगे तो 1 है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन देखोगे तो 2 है। एक्चुअल में ये कैसा हो गया, वापिस से अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुआ। तो हमें यहाँ पे इसको बैलेंस करना है। देखो आयरन ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो इसको कुछ भी करने की जरूरत अभी नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्लोरीन को कैसे बैलेंस करें। क्लोरीन देखो यहाँ पे 2 है, तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूंगा तो मेरे पास क्लोरीन टोटल 2 हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 किया। दैट मीन्स क्लोरीन मतलब कि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2। ये चीज याद रखना, यहाँ पे आप 2 लिख नहीं सकते, ये चीज आपको ध्यान देना है। हमेशा नंबर जो है वो सबसे आगे मल्टीप्लाई में लिखे जाते हैं। इससे क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ भी ये 2 काउंट होगा। तो हाइड्रोजन के साथ ऑलरेडी हम 2 यहाँ पे काउंट कर ले, तो अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन भी 2 लेफ्ट हैंड साइड पे है और हाइड्रोजन 2 राइट हैंड साइड पे है। दैट मीन्स ये जो हमारा केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुका है। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बैलेंसिंग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, सो दैट आपको कोई भी डाउट इस टॉपिक में ना रहे।
अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम बैलेंसिंग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने वाले हैं।